हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रोमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के एंड पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीएपीएफ 2021 के। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में भी या किसी और, अगर आप स्टेट पीसीएस का वहां पर एग्जाम दे रहे हैं। सिंस सीएपीएफ भी नजदीक है तो उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को पहले एक बार देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस पहली बार एक तरीके का लाइव आंसर राइटिंग सेशन यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है यूट्यूब पर। आयुष सर द्वारा यहाँ पर एक क्लास कंडक्ट की जाएगी जो कि आपका पूरा मेन आंसर राइटिंग का यहाँ पर कारोबार के द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। आपके लिए मास्टर मेंटर का रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। तो बेसिकली आइडिया यहाँ पर क्या है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वहां पर आंसर लिखें और आपको उसी टाइम पे उसका फीडबैक प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो आपका लाइव फ्री सेशन है, यूट्यूब पे कंडक्ट किया जाएगा संडे को 12 बजे। तो डेफिनेटली सेशन का हिस्सा यहाँ पर बनिए ताकि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन आप उसको और बेहतर यहाँ पर बना सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक पूरा कोर्स भी यहाँ पर डिजाइन किया गया जो कि सेम लाइंस पर यहाँ पर काम करेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको वो क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा और उसी टाइम आपको उसका फीडबैक भी वहाँ पर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर करना चाहते हैं, अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है, तो इस तरीके के कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी प्ले करते हैं कि आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से वहां पर मेंस की डिमांड को पूरा करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रीमिक्स की और पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। देखिए, अब जितने भी क्वेश्चंस आज हम यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि आप सोच में पड़ जाएं कि यार हमने तो इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है, बट यूपीएससी ही सीएपीएफ का एग्जाम वहां पर कंडक्ट करती है, उनके द्वारा ये क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ के जो सिलेबस एज सच कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, तो इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हैंडल करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके आधार पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और बताइए इनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, आपको लगे यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो घबराना नहीं है। वैल्यूडेशन के तरीके से सेशन को आज यहाँ पर एंजॉय करना है और चीजों को अपने नोट्स में कंपाइल कर लेना है। तो कह रहे हैं कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बट उससे पहले पता होना जरूरी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 4 स्टेटमेंट्स देखिए। पहले में कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप जो है डाउनवर्ड्स रहता है टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है। सेकंड में कह रहे हैं कि आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, वो आपके डिनोट किए जाते हैं बाय द मींस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। थर्ड में कह रहे हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अटेनेबल है अंडर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। और डी यहाँ पर स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो आउटपुट है किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की, इट कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अदर कॉमोडिटी। तो 4 स्टेटमेंट्स अगर आपको पता है इसके बारे में थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। तो देखिए, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जिसे हम एक तरीके ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी यहां पर कहते हैं, तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार का इसका ग्राफ यहां पर रहता है। तो शायद काफी हद तक तो आपको लग गया होगा पता कि पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, डाउनवर्ड है टुवर्ड्स द राइट है, बट एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, पीपीएफ जो यहां पर ये टर्म रखी गई है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में यदि कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, सही बात है। कुछ टेक्नोलॉजी की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। बट वो जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो आपके पास लिमिटेड है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप ज्यादा यहां पर अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं। तो वो चीज रिप्रेजेंट की जाती है बाय द मींस ऑफ दिस पीपीएफ। कि मान लेते हैं एक आपका प्रोडक्ट 1 है, एक प्रोडक्ट 2 है। आगे हम एग्जांपल के तौर पर एक ग्राफ भी देखेंगे, बट सिंपल से अगर मैं आपको कहानी यहां पर बताऊं, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, ये इस प्रकार का ग्राफ यहां पर देखने को मिला। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि आप प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी 1 यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट 2 की यहां पर क्वांटिटी 2 यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इजीली हम बता सकते हैं कि क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने क्वांटिटी 1 के प्रोडक्ट 1 के ऊपर ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने का सोचा, जिसकी वजह से आपने ज्यादा क्वांटिटी इसकी प्रोड्यूस की, तो क्वांटिटी 2 आप उतनी प्रोड्यूस यहां पर नहीं कर पाए। यही चीज रिप्रेजेंट की जाती है बाय द मींस ऑफ पीपीएफ। वही चीज आपको सेकंड स्टेटमेंट में भी यहां पर बताई गई है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और इसे हम पीपीएफ के माध्यम से यहां पर डिनोट करते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पे इनसाइड या फिर ऑन द दिस पर्टिकुलर कर्व इट इज अटेनेबल
अंडर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी पॉइंट को यहाँ पर निकाल देंगे, आप इजीली बता पाएंगे कि हाँ जी इतने रिसोर्सेज आपके यहाँ पर, आप इतने प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर पा रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे तो हाँ जी आप इतने प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर पा रहे हैं, बट अभी भी आपके पास बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इसको और ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप और ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, कि वो इतने प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। इससे बाहर जाएंगे तो मतलब आपको एडिशनल रिसोर्सेज की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी उतने प्रोडक्ट को यहाँ पर तैयार करने के लिए, उतनी क्वांटिटी को यहाँ पर तैयार करने के लिए, ठीक है। बट अंडर द कर्व या ऑन द कर्व ये सारे प्रोडक्ट आपके इजीली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। बट अगर आप डी स्टेटमेंट को देखें तो बिल्कुल ही इस कॉन्सेप्ट को ये नकार देती है कि इसमें यदि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, उसकी आउटपुट यहां पर बढ़ाई जाती है, तो उसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर असर देखने को जरूर मिलेगा, दूसरी कमोडिटी के ऊपर असर देखने को जरूर मिलेगा। तो डी स्टेटमेंट तो हमारी यहां पर इनकरेक्ट होगी, बट हमारे लिए वही ये करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई हो। तो वही चीज आपको टोटली समझाएगी। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता ही है कि मतलब आपने किसी पर्टिकुलर आपके पास दो ऑप्शंस थी, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने की सोची, बट उससे अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिले। फिर कुछ आपने थ्योरीज यहाँ पर लगाई कि अगर शायद दूसरी कमोडिटी के ऊपर पैसा खर्च किया होता है, रिसोर्सेज खर्च किए होते तो अच्छे रिटर्न देखने को मिलते। तो अगर यदि आपने पहली कमोडिटी के ऊपर पैसा खर्च किया तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप वहाँ पर मिस आउट कर गए, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर पीपीएफ के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका मैक्सिमम अमाउंट है दैट कैन बी प्रोड्यूस, वो आपका इस कर्व के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा जो आपकी एक प्रोडक्ट की कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है, डेफिनेटली उसका असर देखने को मिलेगा। किस प्रकार से आप उसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर दूसरी कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। जो सिंपल सी कहानी मैंने आपको यहाँ पर बताई, सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, कॉफी और शुगर को आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं और इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि आप एक तरीके से एजुकेशन और हेल्थ को यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं या हेल्थ के ऊपर। बट सेम उसी तरीके का ग्राफ आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या डिसाइड किया कि यार एक पर्टिकुलर मेरे पास एक प्लान है जिसके आधार पर दोनों चीजें यहाँ पर एक दूसरे को इजीली काउंटर बैलेंस कर पाएंगे। हमें जितना पैसा यहाँ पर लगाना है, जितनी हमें सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करनी है एजुकेशनल एज वेल एज हेल्थ, हम इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है जी। तो वो आपका इस तरीके से अचीव हो पाएगा। अगर आप यहाँ पर डिसाइड कर लें कि नहीं यार मुझे हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्च करना है, तो आप शायद एजुकेशन के ऊपर उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी। तो मेजर पॉइंट्स यहाँ पर क्या ध्यान रखने पीपीएफ से रिलेटेड कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आपके पास लिमिटेड अवेलेबल है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर पाएंगे उन पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए कि किसी भी इकोनॉमी में क्या आइडियल सिनेरियो देखने को मिलता है। यदि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चले जाएं, आप वही वाली बात आ गई ना, कर्व से अगर हम बियॉन्ड चले जाएं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा यहाँ पर, इतने आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर पा रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर भी इतनी आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। बट ये जो गैप है, ये गैप कौन सा है कि आपको यहाँ एडिशनल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बट लिमिटेड के साथ आप इतना तो जनरेट इस कर्व के हिसाब से जनरेट यहां पर कर पाएंगे। आई होप ये चीज यहां पर आपकी क्लियर हो गई हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगेन प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि मैग्नीट्यूड जो है प्राइस इलास्टिसिटी का किसी भी इंडिविजुअल गुड के लिए किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। चार ऑप्शन से पहले में कह रहे हैं कि आपका जो गुड है जैसे एसटीआई लग्जरी, इसको देखना पड़ेगा बाय द एक्सटेंट ऑफ विच जो आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ जो इकोनॉमी में यहाँ पर हो रही है, एंड बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड किसी भी एक कंज्यूमर के बजट के लिए। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली जो प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका प्राइस मैंने स्लैश कर दिया बाय द मीन्स ऑफ 10% के हिसाब से, ठीक है, कि 100 रुपये उसकी प्राइस थी, अब वो मैंने 90 रुपये कर दी। अब उसकी डिमांड के ऊपर कितना असर देखने को मिलेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द मीन्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कि कितनी प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहेंगे कि कितनी चेंज इन डिमांड आई जब हमने चेंज इन प्राइस यहां पर किया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। अब वही देख लीजिए, अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए नेसेसिटी है, लग्जरी है, डेफिनेटली उसका इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा कि कितनी उसकी प्राइस इलास्टिसिटी है। अगर आपके लिए नेसेसिटी है, सस्ता पड़ रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको ज़्यादा खर्चेंगे यहाँ पर उसके ऊपर। चलो यार हम इसको पहले से थोड़ा स्टोर कर लें। जैसे दूध की बात ले लें, मिल्क एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी रहती है किसी भी हाउस होल्ड के लिए, बट बहुत सारे हाउस होल्ड्स में हम क्या देखते हैं, लिमिटेड कंजम्पशन रहती है कि चलो पैसा लिमिटेड अवेलेबल है,
बट लोग ज़्यादा हैं। यदि मिल्क आपका सस्ता हो जाए, दूध सस्ता हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है फिर वहाँ पर डिमांड बढ़ जाए। तो नेसेसिटी है, लग्जरी है, गुड, उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। सब्स्टिट्यूट्स उसके अवेलेबल है या नहीं। कोलगेट पेप्सोडेंट की बात ले लो कि कोलगेट यहाँ पर डिसाइड करता है कि जो मैं 100 रुपये का पेस्ट बेच रहा था, अब वो मैं 150 का बेचूंगा, तो लोग पेप्सोडेंट के ऊपर ज़्यादा निर्भर करेंगे। ठीक है, तो उसकी कितनी प्राइस इलास्टिसिटी रहेगी, वो इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन इकोनॉमी, तो देखिए इनकम ग्रोथ के डायरेक्टली कोई इंपैक्ट यहां पर क्रिएट नहीं कर पाएगा, किस पे, प्राइस इलास्टिसिटी पे, क्योंकि इनकम ग्रोथ आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। हो सकता है कि जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, जो रिच थे, उनको और ज्यादा यहाँ पर पैसा मिल रहा है, जो आपके गरीब, जो आपके वीकर सेक्शन थे, उनकी कोई यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही। ठीक है, तो बहुत ही हॉलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का एक यहाँ पर पॉइंट रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर, उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये तो आपकी पॉइंट यहाँ पर नहीं रहेगी। बट हाँ, क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस है किसी पर्टिकुलर गुड की कंज्यूमर के बजट के लिए, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे मिल्क का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंस है उसको आप मद्देनजर रखते हुए देख पाएंगे कि क्या उसके प्राइसेस में चेंज करते हुए डिमांड में कितना असर देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को यहाँ पर डिफाइन करता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। वही चीज आपको यहाँ पर भी बताएगी कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहता है, और सेवरल फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंक्लूडिंग क्या अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है कि नहीं, वो गुड जो है नेसेसिटी है या लग्जरी गुड है, कितना आप इनकम वहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, कितनी प्रपोर्शन अपना स्पेंड कर रहे हो, टाइम होराइजन क्या है कि छोटे पीरियड के लिए प्राइस में चेंज देखने को मिल रहा है या लंबे पीरियड के लिए देखने को मिल रहा है, इनकम लेवल्स के ऊपर क्या असर देखने। अब आप ये मत कहना कि इनकम लेवल्स का मतलब जो हमने ओवरऑल इनकम ग्रोथ के बारे में बात की है वो नहीं है। इनकम लेवल्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कितना डिफरेंस है, जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसका इनकम और जो एवरेज यहाँ पर कमा रहा है उसके इनकम के बीच में कितना डिफरेंस है। जितना मिनिमम रहे उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ती हुई देखने को भी हमें मिलती है। चलिए, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था प्राइस इलास्टिसिटी का। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे में बात की जा रही है। अगेन वन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट जो कि शायद आपने नहीं सुने होंगे, या सुने होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी एग्जाम का पेपर देखा था 2021 का, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था कि इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमी, कौन से इन पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट में से कौन सा आपका ये फंक्शन सर्व यहां पर करता है। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं पर्सनल इनकम टैक्स, सेकंड कह रहे हैं रिवर्स रेपो रेट ऑफ बैंक, सी में कह रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डी में कह रहे हैं बॉन्ड प्राइस। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब यहां पर क्या हुआ, पहले ये पता होना जरूरी है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर समझ लीजिए एक तरीके की इस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है, इस प्रकार की फाइनेंशियल पॉलिसी है जो कि जनरली सरकारों द्वारा ही वहां पर सेट की जाती है, जिसके माध्यम से यदि कोई भी फ्लक्चुएशंस किसी इकोनॉमी में वहां पर आ रही हैं, तो वो स्टेबलाइजर वहां पर एक्ट करके हम उन फ्लक्चुएशंस का जो इंपैक्ट है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर रिसेशन का, कि या पेंडेमिक का ले लेते हैं। रिसेशन भी छोड़ो, जो हमने देखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक आया, दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस लगी, आउटपुट यहाँ पर हैम्पर कर गई। ठीक है, अब सरकार द्वारा यहाँ पर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि रेपो रेट को यूज करते हुए हम फिर अपना ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बट जो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर लेना है वो क्या है कि हमें इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ानी है, डिमांड क्रिएट करनी है, क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन आ चुकी है। ठीक है, पेंडेमिक की वजह से डिमांड यहां पर फॉल कर चुकी है। तो अब दोबारा डिमांड रिवाइव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सरकार यहां पर क्या कर सकती है, सरकार इनकम टैक्स यहां पर कम कर सकती है, सरकार कॉर्पोरेशन टैक्स यहां पर कम कर सकती है, सरकार यहां पर जो सब्सिडीज दे रही थी लोगों को वो यहां पर बढ़ा सकती है उस इनकम जो स्पेंडिंग लेवल्स को वहां पर इंक्रीज करने के लिए। तो ये सबसे पहले ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी में परफॉर्म करते हैं जब भी किसी प्रकार की फ्लक्चुएशंस वहां पर देखने को मिलती हैं। स्टेबलाइजर का काम यही रहता है ना कि अगर कोई फ्लक्चुएशंस आ रही है तो हम उसको थोड़ा सा, जो फर्स्ट जो आपका पॉइंट रहता है, आजकल सभी के घरों में एसी तो आजकल देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर तो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन सभी घरों में फिर स्टेबलाइजर्स भी लगे होते हैं, ताकि किसी प्रकार की वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आए तो इसका इम्पैक्ट हमारे एसी के ऊपर ना पड़े। ठीक है, उसकी मशीनरी के ऊपर ना पड़े। तो वहीं जो पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, दीज काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी टूल्स दे एक्ट एज एन इकोनॉमिक स्टेबलाइजर अगर किसी प्रकार की फ्लक्चुएशंस वहां पर देखने को मिल रही हैं हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में। तो वही उसके हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डेफिनेटली रेपो रेट अगर आप चेंज कर रहे हैं उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, आप ओपन मार्केट ऑपरेशन जहां पर कंडक्ट कर रहे हैं उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट इन पर्टिकुलर चीजों का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर इनकम टैक्स में कोई चेंजेस कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स में यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, सब्सिडीज यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगी। सबसे पहले उन्हीं के ऊपर यहाँ पर काम करने की कोशिश की जाएगी।
तो ये सिंपल सी कहानी आपको क्लियर होनी जरूरी है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के तरीके से कौन कौन से यहाँ पर टूल्स यूज किए जा सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको समझाएगी कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स आर अ फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो कि स्ट्रक्चर किए गए और किसी प्रकार की फ्लक्चुएशंस किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिल रही हैं, ठीक है, थ्रू इट्स नॉर्मल ऑपरेशन विदाउट एडिशनली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर पॉलिसी मेकर के ऑथराइजेशन के बिना यहाँ पर किया जा सकता है। तो बेसिकली जैसे कि आप टैक्स रेट्स एडजस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स का अमाउंट यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, उसे कम कर रहे हैं ताकि इनकम्स को स्टेबलाइज कर सकें, कंजम्पशन को आप बूस्ट दे सकें और जो बिजनेस साइकिल है उसको यहाँ पर रिवाइव कर सकें, ठीक है। तो वही चीज आपको पता होनी यहाँ पर जरूरी भी है। अब वही चीज कि इनको एग्जैक्टली ये नाम, ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्यों दी गई, बिकॉज दे सर्व टू रेगुलेट इकोनॉमिक साइकिल्स और ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर हो जाते हैं विदाउट गवर्नमेंट एक्शन की। गवर्नमेंट एक्शन की इतनी ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहती। आरबीआई टाइम टू टाइम यहाँ पर नहीं कहेगा कि आप रेपो रेट के लिए तो आरबीआई को बार बार कहना पड़ता है ना कि अच्छा अब ये सेट करते हैं, ये सेट करते हैं, बट ये जो स्टेबलाइजर्स हैं आपके वैसे ही काम करने वहां पर शुरू कर देते हैं। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई हो कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन की डिमांड क्या रखी जा रही थी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको लग सकता है कि यार अगेन हमने तो कभी इसके बारे में बात की, इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर उठाए कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता था। 2023 के पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं तो ये मत सोचो कि 2024 में भी नहीं आ सकते, आ सकते हैं। हमें अपनी तैयारी अभी भी वैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव रखनी है। तो क्या कह रहे हैं कि ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। अगेन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल किस तरीके का दिखता है वो पता होना यहाँ पर जरूरी है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं, अगर आपको पता है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कर दीजिए। तो पहली बात यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, लो स्टेशनरी स्टेज। तो इस प्रकार का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल देखने को मिलता है कि सबसे पहला जो आपका हाई स्टेशनरी, जिस टाइम पे बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट दोनों ही हाई देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, बट डेथ रेट धीरे धीरे यहाँ पर कम होता गया बिकॉज वैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यहाँ पर हुई, हम उतनी डेथ्स यहाँ पर प्रिवेंट कर पाए, मेडिकल सर्विसेज की जो एक्सेसिबिलिटी थी वो यहाँ पर बड़ी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इंप्रूव हुआ जिसकी वजह से हम डेथ रेट को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद हम कहाँ, फिर जैसे जैसे आपकी वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो उसे हम फर्स्ट स्टेज को क्या कहेंगे कि अर्ली एक्सपेंडिंग है, फिर आपका लेट एक्सपेंडिंग है और फिर लास्ट आपका लो स्टेशनरी है। तो कौन सा केस है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो है, वो आपका देखने को मिलता है हमें लो स्टेशनरी में। और जो लेट एक्सपेंडिंग है उसमें आपका बर्थ रेट ज्यादा देखने को मिलता है, डेथ रेट आपका कम देखने को मिलता है। अगेन अर्ली एक्सपेंडिंग में भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये बेसिक सी चीज यहाँ पर ध्यान रखना। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया कौन सी स्टेज पर करंटली यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सोचो समझो और इसके बारे में करेक्ट आंसर यहाँ पर लिख के दो मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। थोड़ा सोचना, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आपकी कि when the economy grows slowly then its potential, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर राइज करता है। पहली स्टेटमेंट ही होगी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, हालांकि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई थी, हालांकि ऐसी कोई टर्म नहीं होती, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रहेगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स जब आपकी जॉब्स एलिमिनेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और ड्यू टू ऑटोमेशन। और लास्ट में कह रहे हैं, सॉरी थर्ड में कह रहे हैं कि रिसेशन इन इकोनॉमी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट लेके आता है। और लास्ट में कह रहे हैं द फुल एम्प्लॉयमेंट, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। तो 4 स्टेटमेंट से थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर फाइंड आउट कीजिए। जो पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें, इकोनॉमी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आपका पोटेंशियल से कम ग्रो कर रही है। आई होप जीडीपी पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको यहां पर याद हो कि हम इस तरीके की लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं कि जीडीपी पोटेंशियल है। अब इस सिनेरियो में अगर हम यहां पर देखें कि जहां पर इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही है अपने पोटेंशियल से, जितना वो यहां पर अचीव कर सकती है जीडीपी उससे स्लोली यहां पर अचीव कर रही है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि यार यहां पर ना शायद उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, रिसेशन वाली बातें यहां पर देखने को मिल रही है। इसीलिए तो हम इसको रिसेशनरी गैप यहां पर कहते हैं कि नहीं। आई होप ये चीज आपको याद हो। तो बेसिकली जब इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही होती है तो उस टाइम पे आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है जो रेट है वो यहाँ पर राइज कर जाता है कि लोगों के पास नौकरियां अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे। कोई एक तरीके का नेचुरल हैजार्ड वहां पर आ चुका है, कोई कैलेमिटी वहां पर आ चुकी है जिस वजह से आपकी इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उस केस में हमने कह दिया कि जी हाँ ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली इट इज काइंड ऑफ वन ऑफ दोज अनएम्प्लॉयमेंट जिस केस में हम क्या कहते हैं कि मार्केट में लेबर फोर्स अवेलेबल है
बट इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है। तो वो कब हो सकता है कि जब आपकी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर गुड्स की जो डिमांड है वो यहाँ पर चेंज होगी हो, कि आपके पास ऐसा वर्कफोर्स अवेलेबल था जो कि ऐसे पेन यहाँ पर बना सकता था, बट अब क्या हो गया कि आपके जेस्चर्स के चलते ही वहाँ पर आप इजीली लिख पाते हैं, आप अपनी फिंगर को भी वहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर लिखने के लिए, आपको ऐसे पेन्स की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो डेफिनेटली जो इतने भी लोग इन पेन्स को बनाने की एक्सपर्टीज वहाँ पर होल्ड करके बैठते थे उनके लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर आ जाएगा, या फिर ऑटोमेशन वहां पर आ रही है कि अब इंसानों की जरूरत ही नहीं, ह्यूमन फोर्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन आपकी करेक्ट है। थर्ड में कह रहे हैं कि रिसेशन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर क्रिएट करता है, बिल्कुल सही बात है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पर क्या है, बिजनेस साइकिल में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है हमें डेफिनेटली उस हिसाब से। जस्ट अ मिनट, बिजनेस साइकिल में हम उतार भी देखते हैं, सॉरी चढ़ाव भी देखते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो उतार चढ़ाव अगर देखने को मिलता है तो उस वजह से रिसेशन को भी हम क्या कहते हैं कि एक तरीके का जब बिल्कुल इकोनॉमी पीक पे चल जाती है थोड़ा सा रिसेशन वहां पर देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी नौकरियां वहां पर जाती ही जाती हैं। तो एक तरीके का साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट तो ये बिल्कुल है ही है। अच्छा, लास्ट में कह रहे हैं कि एट द फुल एम्प्लॉयमेंट जो आपका मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। तो आप खुद ही सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहली बात कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या वो नेगेटिव है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस भी करते हैं क्यों ये इनकरेक्ट है। आई होप इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर चीजें क्लियर होगी कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वो चीज आपको यहाँ पर समझाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, कितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं और कितनी आपकी टोटल लेबर फोर्स है, ठीक है जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स जो कि अनएम्प्लॉयड है आउट ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। तो ये तो नेगेटिव में कभी भी नहीं जा सकता ना, ये आपका ज्यादा जीरो चला जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। बट आइडियल सिनेरियोज में भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका रेट है वो जीरो देखने को नहीं मिलता एट द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आपका 2 से 3% भी है तब भी हम इजिली कह पाते हैं कि जी हाँ, यहाँ पर सभी के पास नौकरियां अवेलेबल हैं, ठीक है। जो बीच में थोड़ा बहुत स्विच वगैरह यहाँ पर चल रहा है, कंपनीज से आप स्विच कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप अनएम्प्लॉयड है थोड़े पीरियड के लिए तो उसकी वजह से आपके 2 से 3% की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। नायरू का कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा सा याद करना, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड हम यहां पर देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप पीछे लेके गए तो उस केस में सॉरी माफी चाहूंगा, आई थिंक सब किसी को यहां पर हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। नायरू में हम सिंपल सी ये बात यहां पर रखते हैं, इन्फ्लेशन वाई एक्सिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट आपका एक्स एक्सिस पे, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे बियॉन्ड यदि आप पीछे जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, कि आप वहां पर कोशिश करते हैं सभी को नौकरियां प्रोवाइड करने की, तो उस टाइम पे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। फिलिप्स कर्व जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका एक ऐसा पॉइंट जिसके पीछे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नहीं ले जा सकते ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखें। कारणवश सभी के पास नौकरियां रहेंगी, सभी यहाँ पर डिमांड क्रिएट करेंगे, सभी डिमांड क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्ट के प्राइसेस तो वहां पर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे भी थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होना एक हेल्दी भी माना जाता है, कंपटीशन को यहाँ पर फॉस्टर करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियरली आपको पिक्चर ड्रॉ होगी हो कि कैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, और उस हिसाब से आपका डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आज के प्रीमिक्स के। प्लीज घबराना मत कि यार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, हम दोबारा कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करवाए जाएं ताकि उस तरीके से आप को पता लग सके कि कौन कौन सी चीजें यूपीएससी आपसे पूछ सकता है और उनसे आप प्रिपेयर्ड रहें पहले से ही। सीएपीएफ का एग्जाम भी आई थिंक आने ही वाला है, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही। पार्ट 2 में और 5 क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलरली 2021 के ही, नेक्स्ट वीक हम डेफिनेटली उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई होप सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी कोर्स भी हमारे द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही एक बेसिक एक फाउंडेशन यहाँ पर रहती है आपकी ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन में, या फिर अगर आप किसी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल एक फ्रेशर हैं आप इस पूरी प्रिपरेशन में, तो इस तरीके के कोर्सेज से भी आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं। किसी प्रकार के यदि आपके कोई डाउट्स रहें इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड, टोल फ्री वाला नंबर आपके सामने है, कॉल कीजिए, हम हमेशा तैयार रहेंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।